सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग ऑफ 10 मोलर HgNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन विद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर HgNO3 का नहीं, ये Hg का आपको मास दिया हुआ है, मोलर मास 200.6 ग्राम पर मोल, ठीक है, NO3 का नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कंसेंट्रेशन लिख देंगे, उसको M से डिनोट किया है तो 10 मोलर, करंट I से 2 एम्पियर, मोलर मास ऑफ Hg दिया है ना, NO3 नहीं, 200.6 ग्राम पर मोल, और टाइम T कितना है 3 आवर्स, इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या किया मैंने, इंटू 60 कर दिया, पूरी वैल्यू नहीं लिखी है। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मरकरी प्रोड्यूस्ड, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे। यहाँ M से डिनोट किया, ठीक है, आप W से भी कर सकते हैं। तो M बराबर होता है ZIT, जहाँ Z होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 1 फैराडे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय N। तो यहाँ पर आपका मोलर मास हो गया 200.6, और Hg के लिए Hg 2+ है HgNO3 में, वो रिड्यूस होगा Hg में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो गया ये इक्विवेलेंट वेट, और 1/f, तो f की वैल्यू ये हो गई, I की वैल्यू ये, और t की वैल्यू ये। t को पूरा सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा तो मास आ जाएगा 22.45 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ Hg, तो मोलर मास ऑफ Hg इतना होता है, तो 0.122 मोल आपका आंसर आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मरकरी प्रोड्यूस इज 0.112 मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। Chromium metal is electroplated using an acidic solution containing CrO3 according to the following equation। तो क्रोमियम मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट कैसे करते हैं, इस इक्वेशन से। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 coulombs। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर करंट। एटॉमिक मास दिया हुआ है, फैराडे की वैल्यू दी हुई है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया, जो रिएक्शन गिवन है, Q की वैल्यू, मास ऑफ क्रोमियम को MCr लिख दिया, M भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही लिखिएगा, MCr नहीं लिखिएगा तो M लिखिएगा, ठीक है। M से आगे बढ़ते हैं, कैपिटल M हो गया मोलर मास, और F की वैल्यू हो गई। फाइंड क्या करना है, मास ऑफ क्रोमियम। मास ऑफ क्रोमियम, ये देखिए मास ऑफ क्रोमियम गिवन भी है, पर यहाँ पर जो मास ऑफ क्रोमियम है वो पता लगाना है कितना डिपॉजिट होगा जब Q बराबर 24,000 कूलम होगा, ठीक है। और टाइम कितना होगा जब मास 1.5 ग्राम होगा, तो टाइम के लिए ये मास है, और आपका करंट होगा 12.5 एम्पियर, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो 6F ऑफ चार्ज, 6F मतलब 6 × 96,500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, कितने से, 6 इलेक्ट्रॉन से, मतलब 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का 1 मोल 52 ग्राम। तो बोल सकते हैं 1 मोल में 1F चार्ज होता है, तो 6 मोल में 6F चार्ज होगा, और 1F 96,500 कूलम, ठीक है। तो 6 × 96,500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम। तो कितना हम लोग को चाहिए, 24,000 है ना, 24,000 पूछा गया है। तो 24,000 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, 2.16 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 2.16 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता लगाना है टाइम कितना होगा जब 1.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो M = ZIT, तो Z की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, फैराडे तो पहले से कैलकुलेटेड है, सिर्फ E कैलकुलेट करना है। तो क्रोमियम के लिए E हो जाएगा 52/6 मोलर मास बाय जितना इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस करता है, 6 इलेक्ट्रॉन, उसको यहाँ पुट करेंगे। T की वैल्यू को T रखेंगे, M की वैल्यू 1.5 है, तो T की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1336.15 सेकेंड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22.3 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट में हमें ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सेल का, और हमें EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन की वैल्यू दी है। हमें क्या करना है,
कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट द इलेक्ट्रोड वेयर हाइड्रोजन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन हमें पता करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट आर इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 1 एम्पियर करंट। तो दो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और सिल्वर नाइट्रेट का, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया इनका 1 एम्पियर करंट के साथ 10 मिनट के लिए इन सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। विल द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपोजिटेड ऑन द कैथोड विल बी सेम और डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो डिपोजिशन होगा कॉपर वाले सेल में कॉपर का और सिल्वर वाले सेल में सिल्वर का, तो जो मास डिपोजिशन होगा वो मास सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, आपको ये एक्सप्लेन भी करना है। या क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन निकालना है। देखते हैं गिवन में सबसे पहले हमने यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, H प्लस एक्स है, हमें x कैलकुलेट करना है, जो जो गिवन था वो लिख दिया, फाइंड करना है कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब नेट रिएक्शन हमारे पास कितना है, ये है ना, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल दिया हुआ था, इसको हमने नेट रिएक्शन में कन्वर्ट किया, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे अबव रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा, है ना। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक्चुअल नर्स्ट इक्वेशन होता है, एक्चुअली ये भी नहीं होता है, यहाँ पर ln हो जाता है, ये हमारा एक्चुअल होता है NCERT में, आप देखिएगा। फिर ln को log में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.303 आता है। फिर RT/F, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका, और ये 2.303, इन चारों को सॉल्व करते हैं हम लोग तो 0.0591 आता है ना। तो आप डायरेक्ट इसकी जगह डायरेक्ट यहाँ ये लिख दीजिएगा ना, इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Fe2 प्लस का 0.1 और H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो x स्क्वायर, है ना। इसके बाद अब बस आप वैल्यूज़ रख दीजिएगा इसमें, तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट यहाँ से फिर कर लीजिएगा। इनर्ट ऑफ सेल क्या होगा, इसकी तो 0 होती है, तो 0 माइनस इसका, तो माइनस 0.44। यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई है तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से हम लोग को गिवन लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आप सिंप्लीफाई क्या करिएगा, रफ में कर लीजिएगा, यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं रफ में, ठीक है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा log x इज इक्वल टू -5, या x की वैल्यू 10⁻⁻5 है ना, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 है तो x इक्वल टू 10⁻⁻5, और x था क्या, तो x हमारा यही था कंसनट्रेशन। आप यहाँ पर चाहें तो इक्वल टू यहाँ x भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर x दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब ये h प्लस आपका x ही है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5, या फिर h प्लस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻5, और यहाँ मोलर है, तो अगर हम लोग कुछ चीज़ लिखना है तो पहले से हम लोग सोच के स्पेस दे के लिखेंगे, है ना। तो ये सब कंसनट्रेशन आप रखिएगा, क्या लिखना है, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिएगा बोर्ड में। सेकेंड पार्ट हमारा है कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो डिपोजिशन जो होगा मास का वो सेम होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू Faraday's सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज डिपोजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो केमिकल इक्विवेलेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड एंड टाइम इज सेम, हमें जो दिया हुआ है दो सॉल्यूशन, उनमें जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और जो हमारा अमाउंट ऑफ टाइम है वो सेम है, बट केमिकल इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आर डिफरेंट। उनके केमिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेंस द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड विल बी डिफरेंट। तो उनका मास और जो मास उनका जो डिपॉजिट होगा कॉपर और सिल्वर का कैथोड पर, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट्स आप NCERT में देखिएगा, तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट आपका होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन, ठीक है। तो वो अलग अलग होगा, कॉपर के लिए 2 हो जाएगा और सिल्वर के लिए 1 हो जाएगा, उनका एटॉमिक वेट भी अलग अलग है, एटॉमिक मास, तो डिवाइड करके जो उनका केमिकल इक्विवेलेंट वेट आएगा या केमिकल इक्विवेलेंट्स आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो क्योंकि उनका केमिकल इक्विवेलेंट्स अलग अलग है, ठीक है, और फैराडे लॉ के अनुसार कि जो मास डिपोजिशन होता है वो केमिकल इक्विवेलेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर केमिकल इक्विवेलेंट्स अलग अलग है तो आपका जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपोजिट है, तो जो डिपोजिशन होगा आपका कॉपर और सिल्वर का वो अलग अलग होगा, ठीक है। हैंस द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड विल बी डिफरेंट, है ना। आप लैंग्वेज देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ना। और ये क्वेश्चन हमने पूरा किया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78।
अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 79 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे।